चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था फ्लूइड डायनामिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि टॉरिसली थ्योरम क्या कहता है। टॉरिसली थ्योरम जो है बेसिकली एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था टॉर्सली, और उसने ये बताया था कि जो वेलोसिटी है, इफ्लक्स की वेलोसिटी जो है वो किस तरह से हाइट पे डिपेंड करती है। इसमें हमने इफ्लक्स की स्पीड को फाइंड करना है कि वो किस तरह हाइट के साथ साथ चेंज होती है। यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि डायग्राम में क्या करना है। आपके पास कोई भी एक वाटर टैंक है जिसमें आपने फ्लूइड जो है वो भरा हुआ है, और इसका ये वाला जो है वो एरिया A1 है, और फ्लूइड जो है यहाँ से मूव करके नीचे आ रहा है जिसकी वेलोसिटी जो है V1 है, और जहाँ पे भी एक होल है और जहाँ पे एक होल है। इसको होल नहीं बोलना, इसको ओरिफिस बोलना है, ओरिफिस A एंड ओरिफिस B। इसमें से वाटर जो है वो बाहर को मूव कर रहा है। तो अब जो वाटर का जो फ्लो है, जो वाटर मूव करके बाहर को जा रहा है, इसको हम नाम देंगे स्ट्रीम का। बट आपकी बुक में इसको स्ट्रीम नहीं बोलोगे, आपकी बुक में इसको इफ्लक्स का नाम दिया गया जो वाटर फ्लो करके जा रहा है। और टॉर्सली थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इधर से जो वाटर फ्लो करके जा रहा है, इफ्लक्स जो है उसकी स्पीड को फाइंड करना है कि उसकी स्पीड किस तरह जो है वो हाइट पे डिपेंड करती है कि अगर आप हाइट को चेंज करते हैं तो स्पीड किस तरह से चेंज होती है। अब यहाँ पे जो है फ्लूइड जो नीचे मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी V1 है, जो बाहर फ्लूइड मूव करके जा रहा है उसकी वेलोसिटी जो है V2 है। इधर जो है एरिया A1 है और यहाँ पे जो है एरिया जो है वो A2 है। अब हम इस ओरिफिस के साथ डील करेंगे और जहाँ से निकलने वाले फ्लक्स की स्पीड को फाइंड करेंगे कि वो कितनी स्पीड से मूव करता हुआ बाहर जाता है, और उसकी जो स्पीड है वो किस तरह से हाइट पे डिपेंड करती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बर्नौली इक्वेशन को यूज़ करेंगे, और हमें पता है कि बर्नौली इक्वेशन जो है वो 2 पॉइंट्स के लिए यूज़ की जाती है। तो हम इस सरफेस के लिए करेंगे, तो जहाँ पे हम A1 लिए है, V1 लिया है, तो हम क्या करेंगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1। ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और रो GH1 क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और उसके साथ हमारे पास ये प्रेशर है 21 की इक्वल आ रहा है। हमने जो इफ्लक्स है, जो वाटर फ्लो करके बाहर जा रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इधर से हमने डिराइव करना है कि V2 जो है वो किस तरह से हाइट पे डिपेंड कर रही है। V2 क्या है, इफ्लक्स की वेलोसिटी है, जो वाटर मूव करके बाहर को जा रहा है उसको हमने देखना है कि वो किस तरह से हाइट पे डिपेंड करता है, उसकी वेलोसिटी किस तरह से हाइट पे डिपेंड करती है। यहाँ से हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज़ करेंगे। हमें पता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 किसके इक्वल होता है, A2 V2 के। तो इसको हम लिख सकते हैं A1 V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहाँ से हम कह सकते हैं A जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के, कि अगर आप वेलोसिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो एरिया आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप एरिया को इंक्रीज़ करते हैं तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एरिया जो है वो ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, तो इट मीन्स यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी V1 क्या होगी, कम होगी। V1 की वैल्यू V2 के मुकाबले में इतनी कम होगी कि हम V1 की वैल्यू को 0 ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि V1 हमारे पास क्या हो जाएगी, 0। तो इस इक्वेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन में हम V1 की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारा ये वाला फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा। जहाँ पे P1 लिखा हुआ है, P2 ये हमारे पास प्रेशर है। अगर हम इस सरफेस की बात करें तो इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो P1 होगा, और अगर हम इस ओरिफिस के बाहर की बात करें कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या होगा, P2 होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं P1 किसके बराबर है, P2 के। तो यहाँ से P1 जो है उसको P2 को हम P1 लिख सकते हैं। ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, रो GH1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में से V2 की वैल्यू को फाइंड करना है। आप क्या करेंगे, इस साइड पे रो को कॉमन ले लें। रो को कॉमन लेने के बाद रो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास V2 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2GH1 माइनस H2। आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जस्ट V2 की वैल्यू फाइंड करनी है, इफ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि वाटर जो है वो जो फ्लो करके जा रहा है उसकी स्पीड कितनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगी, 2G इंटू H1 माइनस H2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो वाटर फ्लो करके बाहर जा रहा है, या जो इफ्लक्स है, उसकी स्पीड किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, हाइट के डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है, H1 माइनस H2। अब इस टैंक की जो टोटल हाइट है वो क्या है, H1 है, और अगर हम इस ओरिफिस की बात करें A की, इसकी हाइट क्या है, H2। अगर हम इस हाइट को देखें तो ये क्या हो जाएगी, इस टोटल हाइट H1 में से अगर आप इस H2 हाइट को माइनस कर दें तो आपके पास ये हाइट क्या आ जाएगी, H1 माइनस H2। तो इस
इस इधर से जो वाटर फ्लो करके जा रहा है उसकी स्पीड जो है वो डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है। किस चीज़ के डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है? हाइट के डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है। अगर आप इस ओरिफिस को ऊपर ले जाएं तो आपकी हाइट का डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा और वाटर की जो स्पीड है अब वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी तरह अगर आप वाटर इस ओरिफिस को ऊपर लेते जाएं और आपकी H1 माइनस H2 की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी तो आपके पास जो वेलोसिटी की वैल्यू है, जो फ्लक्स की स्पीड है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज सेम एज बॉल फॉल्स थ्रू हाइट H1 माइनस H2। ये कहते हैं कि अगर इधर कोई बॉल मौजूद हो, अगर आप उसको नीचे गिराएं, अगर वो इस हाइट तक पहुंचती है H1 माइनस H2 तक पहुंचती है, ओरिफिस किस पॉइंट तक पहुंचती है, तो उसके पास भी उतनी ही वेलोसिटी होगी जितनी के वाटर जो है फ्लो करके जा रहा है। जितनी इफ्लक्स की स्पीड है उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? सेम होगी। उसको हम प्रूव कर लेते हैं किस तरह से सेम होगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, 2s इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। और आपको पता है कि एक्सेलरेशन जहाँ पे क्या होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा 2g। और s क्या है? हाइट देखेंगे तो हाइट हमारे पास क्या है? H1 माइनस H2। और बॉल इस जगह पे रेस्ट की पोजीशन में थी तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी? 0। फाइनल वेलोसिटी को स्क्वायर अगर हम यहाँ से फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास क्या आ रही है? 2g H1 माइनस H2। अगर आप इसकी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू देखें और इस इफ्लक्स की स्पीड की वैल्यू देखें तो आप देखेंगे कि दोनों क्या हैं? सेम हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई बॉल मूव करती हुई इस पॉइंट तक पहुंचे जहां पे हमारा इफ्लक्स का पॉइंट है तो दोनों पॉइंट पे बॉल की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। अब इस सूरत में क्या हो रहा है कि अगर वाटर जो है मूव करके नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी हाइट कम हो रही है। हाइट कम हो रही है तो इट मीन्स उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है किस में चेंज हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। अगर हम ओरिफिस बी की बात करें कि इस पॉइंट इस सुराख का मुंह अगर हम ऊपर की तरफ कर दें तो अब जो वाटर जिस स्पीड से मूव करता हुआ आ रहा है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को किस में चेंज कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर रहा है। और यही काइनेटिक एनर्जी वाटर को मिलेगी और वाटर जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब होना तो यही चाहिए कि इस वाटर को वाटर टैंक के इस लेवल तक पहुंचना चाहिए, बट ये इस लेवल तक नहीं पहुंचता क्योंकि आपको पता है कि वाटर एयर की जो होती हैं वो रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं जो कि इसको ऊपर मूव करने से रोकेंगी और ये इस हाइट तक नहीं जाएगा बल्कि किसी और सर्टेन हाइट तक जाएगा और इस वाटर टैंक इस हाइट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इफ्लक्स की जो स्पीड है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? हाइट के डिफरेंस पे। हाइट का डिफरेंस जितना ज़्यादा होता जाएगा तो आपके पास इफ्लक्स की स्पीड जो है वो उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। यही रीज़न है कि घरों में हम वाटर टैंक यूज़ करते हैं, उनको घरों की छतों पे रखते हैं ताकि वाटर टैप में पानी का फ्लो जो है वो ज़्यादा हो, पानी की स्पीड जो है वो ज़्यादा हो। तो इस तरह से हमने देख लिया कि किस तरह से बर्नौली इक्वेशन को यूज़ करके